हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हम उसके बचे हुए टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं इसे। तो इसमें है सबसे पहले नेशनल पार्क। तो हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। रोड की साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। बच्चे क्या थे? काफ़ी उत्सुक थे वहाँ जाने के लिए। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट ऑल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। माधव जी ने बच्चों को बताया कि ये सारे जो रिजर्व एरिया हैं, ठीक है, ये बड़े और असमान हैं, ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम का जो पूरा एक, तो इकोसिस्टम का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र। तो जो ऑल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम है, जो पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा और डाइवर्स एरिया है, असमान है और बहुत बड़ा है, सबसे अलग है, ठीक है। तो इसे दोबारा देख लेते हैं। तो माधव जी ने बताया कि ये जो रिजर्व एरिया है, जो संरक्षित एरिया जो है, क्षेत्र जो है, ये बड़ा है और सबसे अलग है, ठीक है, असमान है और सबसे अलग है। और ये काफी है किसके लिए? जो पूरा होल सेट है इकोसिस्टम का, पारिस्थितिक तंत्र का, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। ये संरक्षित करते हैं किसे? वनस्पति को, फ्लोरा वनस्पति, फोना जो जंतु समूह है, ठीक है, उन्हें, और लैंडस्केप जो प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं, एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स जो ऐतिहासिक चीजें होती हैं। तो इस क्षेत्र को ये सब क्या कर रहे हैं? संरक्षित कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो सतपुरा नेशनल पार्क है, जो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे पहला संरक्षित फॉरेस्ट है, सबसे पहला संरक्षित जंगल है। किसका? इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो जो सबसे बेहतरीन सांगवान के जो पेड़ हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया के जंगलों में पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया में 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें आगे देख लेते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। बच्चे जैसे ही आगे गए तो उन्होंने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। माधव जी ने एक्सप्लेन किया, बताया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, टाइगर की जो परियोजना है वो लॉन्च की गई, उसका शुभारंभ किया गया सरकार के द्वारा। किसके लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। जो टाइगर्स हैं अपने कंट्री में, अपने देश में, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज, तो इस परियोजना का, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है कि प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल, ठीक है, ये सुनिश्चित करना कि जो ये टाइगर हैं, ठीक है, टाइगर की जो आबादी है कंट्री में, उसे उसके रखरखाव के लिए, ठीक है, उसके जीवित रहने के लिए, है ना, उसके मेंटेनेंस मतलब उसका रखरखाव, ठीक है, उसकी देखभाल, और सर्वाइवल का मतलब है कि उनके जीवित रहने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है कि ये सुनिश्चित करना है। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, श्योर करना कि जो टाइगर की आबादी है, ठीक है, टाइगर जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, वो मतलब जीवित रहने के लिए और
उनके रख रखाव के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर की जैसे ही बहुत सारी स्पीसीज जो हैं, बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है हमारे जंगलों से। डिसअपियर का मतलब है विलुप्त होना, विलुप्त हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है हमारे जंगलों से। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हियर। लेकिन जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो सबसे अलग हटके है, सबसे यूनिक है, ठीक है। मतलब कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, पॉपुलेशन की जो आबादी है, ठीक है, उसके लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है ना। तो उसके महत्व को यहाँ पर हम देख सकते हैं। किसके, जो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है, टाइगर की जो आबादी है वो उसके क्या है कि इसके अंदर, दोबारा समझ लेते हैं इसे, कि जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है ये सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। मतलब जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है, टाइगर की जो आबादी है, उसके महत्व को क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बढ़ा रहा है। और ये हमें इस रिजर्व में देखने के लिए मिल रहा है। किसमें, जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है इसमें हम ये देख सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat। मतलब कि एक बार का टाइम था, एक बार का समय था कि एनिमल्स, जानवर जैसे कि लायंस है, ठीक है, शेर, एलिफेंट्स, हाथी, वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर हैं, उनके लिए क्या था कि वो बहुत डिफ़िकल्ट था, है ना, बहुत सारी उनके लिए कठिनाइयाँ थी। क्योंकि ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, उनके जो प्राकृतिक आवास हैं, उन्हें डिस्टर्ब किया गया। उनके साथ में मतलब कि अड़चनें बनाई गई, उनके लिए बाधाएं बनाई गई, है ना। एक तरीके से मतलब डिस्टर्ब का मतलब उनसे मतलब छेड़छाड़ किया गया, उन्हें डिस्टर्ब किया गया, है ना। तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। तो जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने बताया कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, ठीक है, तो पौधों को और जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए, है ना। स्ट्रिक्ट मतलब कि सख्त नियम बनाए गए, आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। तो ये नियम बनाए गए सारे जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट तो उनके लिए क्या किया गया कि स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया। और ये स्ट्रिक्ट रूल क्यों बनाया गया, पौधों को और जो जानवर हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पॉचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो मनुष्य के द्वारा की हुई जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है, जैसे कि ग्रेजिंग, ठीक है, जो चराने वाला काम है पशुओं को वो, और पॉचिंग मतलब अवैध रूप से उनका मतलब कि पॉचिंग का मतलब है अवैध रूप से शिकार करना, हंटिंग का मतलब भी शिकार करना, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं को पकड़ना, ठीक है, एनिमल्स को कैप्चर करना, और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, जो जलाने वाली लकड़ियां हैं उनको एकत्रित करना, कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, ठीक है, औषधीय जो पादप है उनको कलेक्ट करना, है ना, एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए अलाउड नहीं है। इन सब की क्या है, इन्हें परमिशन नहीं दी गई है, और फिर भी ये जो ह्यूमन है ये क्या कर रहा है, ये सारी एक्टिविटी कर रहा है।
ठीक है। माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग इंस्टिक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी ने बताया पहेली को कि जो छोटे जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, बहुत ज़्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि वो क्या है कि बड़े जानवरों के बजाय वो विलुप्त होने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब माधव जी ने पहेली को बताया कि जो छोटे जानवर होते हैं वो उनके विलुप्त होने के चांसेस, ठीक है, उनके डिसअपियर होने के चांसेस बड़े जानवरों के बजाय ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं। एट टाइम्स वी किल स्नैक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड ऑल्स रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हम क्या करते हैं कि सांपों को मार दिया, ठीक है, किल स्नैक्स, फ्रॉग्स है, लिजर्ड्स है ना, मेंढक हैं, जो छिपकलियाँ वगैरह हैं, बैट्स, चमगादड़ हैं, है ना, एंड ऑल्स जो उल्लू वगैरह हैं, इनको क्या कर रहे हैं, इनको हम किल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम निर्दयतापूर्ण इनका क्या कर रहे हैं कि हम इनको क्या कर रहे हैं कि निर्दयतापूर्वक क्या कर रहे हैं, इनको किल कर रहे हैं। रूथलेसली का मतलब है निर्दयतापूर्वक, है ना, तो हम इनको मार रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हम बिना कोई रीज़न जाने, ठीक है, बिना इनकी इम्पोर्टेंस को, है ना, इनके महत्व को जाने बिना ही हम क्या कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं। और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इकोसिस्टम में, इसे पारिस्थितिक तंत्र में जाने बिना ही हम इनको मार रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं इसे कि क्या हो रहा है कि हम स्नैक्स है, फ्रॉग्स है, लिजर्ड्स है, बैट्स है ना, ऑल्स है ना, इनकी क्या कर रहे हैं, इनको हम मार रहे हैं निर्दयतापूर्वक, है ना, इनको मारते जा रहे हैं। और क्या, और हमें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है, हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में इनका कितना महत्व है, इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम में। आगे देख लेते हैं। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग अवरसेल्व्स, है ना, उनको मार के कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। हार्मिंग का मतलब कि नुकसान करना। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो स्मॉल साइज के हैं, ठीक है, छोटे जानवर हैं, पर उनका जो रोल है, ठीक है, उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें नकार नहीं सकते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्नड इन क्लास 7th। तो हमने उनकी जो भूमिका है, ठीक है ना, उस चीज़ को हमने किस में देखा, फूड चेन में देखा, है ना, जो खाद्य श्रृंखला है उसमें, एंड फूड वेब जो खाद्य जाल जो है ना, उसमें हमने उनका जो क्रिया जो है, उनकी जो एक्टिविटी है ना, वो किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं, है ना, उस भाग को हमने फूड चेन और फूड वेब में देखा। और ये हमने किस में पढ़ा, क्लास 7th में। तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं आगे। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टाज एक्सेट्रा। एन इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम में इकोसिस्टम क्या कर रहा है कि इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, है ना, पारिस्थितिक तंत्र क्या कर रहा है, सारे पेड़ पौधे, ठीक है, पशु पक्षी, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं, इन एन एरिया जो इस क्षेत्र में है, अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट, है ना, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को छोड़ के, है ना, सच एज क्लाइमेट, ठीक है, जो निर्जीव जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनके अलावा जैसे कि निर्जीव चीज़ें जैसे कि क्लाइमेट हो गया, मौसम हो गया, ठीक है,
सॉइल हो गया, है ना, मिट्टी, रिवर डेल्टास हो गए एक्सेट्रा, है ना, आदि ये जो चीजें हैं, है ना, ये निर्जीव जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उनके अलावा इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या शामिल है? प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो शामिल हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं वो शामिल हैं, और जितने भी जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, एरिया में जितने भी ये चीजें मौजूद हैं, ये क्या है? इकोसिस्टम में होती हैं, पारिस्थितिक तंत्र में होती हैं, या हम कह सकते हैं इन्हीं चीज़ों से मिलके पारिस्थितिक तंत्र बनता है। और उसके अलावा जितनी भी निर्जीव जो चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, रिवर डेल्टाज हो गए, ये जो हैं ये पारिस्थितिक तंत्र में शामिल नहीं होते हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र नहीं बनाते हैं। तो आगे इसमें देख लेते हैं प्रोफेसर रेड डाटा बुक, है ना। तो अब हम जानेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया, बताया बच्चों को रेड डाटा बुक के बारे में। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उन्होंने बताया कि जो रेड डाटा बुक है वो एक सोर्स बुक है, ठीक है, उसमें सोर्सेज हैं, है ना, मतलब एक स्रोत वाली किताब है, एक सोर्स बुक है जिसमें क्या रखे हुए हैं? रिकॉर्ड रखे हुए हैं, है ना। रिकॉर्ड का मतलब कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की, मतलब कि जितनी भी एक्टिविटी है ना, मतलब उनकी जो नंबर मतलब बढ़ रहे हैं, है ना, उनके जो मतलब कि उनकी सारी एक्टिविटी ब्रीडिंग को लेके या उनकी हेल्थ को लेके, है ना, और उनके मतलब जो उनमें कितनी डेथ हो रही है, कितने जन्म ले रहे हैं, तो ये जो सारी एक्टिविटी होती है वो मतलब उसे ही क्या मतलब रिकॉर्ड बोलते हैं। और ये रिकॉर्ड किस में रखे गए हैं? रेड डाटा बुक में रखे गए हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। तो इसमें क्या रखा गया है कि रिकॉर्ड में कि जो एंडेंजर्ड एनिमल्स जो हैं, ठीक है, जो खतरे में है ना, एनिमल्स, और जो प्लांट्स हैं, जो पशु पक्षी और जो पौधे हैं, है ना, जो खतरे में हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, उनके रिकॉर्ड को रेड डाटा बुक में रखा गया है। तो रेड डाटा बुक इज मेंशन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो रेड डाटा बुक में क्या मतलब कि क्या मेंशन किया गया है कि ये विश्व भर में ये एक क्या है? इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक मतलब संगठन के द्वारा, एक संगठन के द्वारा रेड डाटा बुक को मेंशन किया गया है पूरे विश्व भर में, है ना। मेंशन का मतलब कि बताया गया है, उसके बारे में उसका वर्णन किया गया है विश्व भर में, और वो किसके द्वारा किया गया है? ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संगठन के द्वारा। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना, उनका भी मेंशन किस में किया गया है? रेड डाटा बुक में किया गया है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक देख लेते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? प्रवासन यानी प्रवास करना, ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं। द एक्सकर्सन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी, ठीक है। तो जो एक्सकर्सन पार्टी है, तो जो एक्सकर्सन पार्टी है मतलब कि जो भ्रमण के लिए जो पार्टी आई हुई है, जो बच्चे आए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं, जो घना जो जंगल है उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, और किसकी गाइडेंस में कर रहे हैं? किसके निर्देशन में कर रहे हैं? माधव जी के गाइडेंस में, माधव जी के निर्देशन में वो अंदर एंटर कर रहे हैं। कौन एंटर कर रहे हैं? जो बच्चे हैं वो घने जंगल में एंटर कर रहे हैं। दे सिट नियर द तवा रिजर्वियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, ठीक है। वो बैठ गए पास में किसके?
तवा रिजर्वियर जो है उसके पास में वो बैठ गए थोड़ी सी देर के लिए, रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए। ठीक है। पहेली ऑब्जर्व्स सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। तो पहेली ने ऑब्जर्व किया, पहेली ने ये देखा, महसूस किया कि कुछ जो पक्षी हैं, ठीक है, कुछ जो बर्ड्स हैं वो कहाँ है, जो रिवर है, जो समुद्र है, नदी है, उसके पास में जो बर्ड्स क्या है उनको देखा, ऑब्जर्व किया पहेली ने। तो माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड। तो माधव जी ने बच्चों को बताया कि ये जो बर्ड्स हैं ये क्या है, माइग्रेटरी हैं। ठीक है, प्रवासी पक्षी हैं, है ना। पहेली ने क्या किया कि रिवर के पास में, नदी के पास में कुछ पक्षियों को देखा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, फिर उनके बारे में माधव जी ने बताया कि ये पक्षी कौन से हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी पक्षी हैं। These birds have flown here from other parts of the world। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स हैं, ये जो पक्षी हैं, ये उड़ के आते हैं कहाँ से, जो हमारा जो वर्ल्ड है ना, तो ये विश्व के दूसरे भाग से उड़ के यहाँ आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो बहुत दूर के जो क्षेत्र हैं वहाँ से उड़ के आते हैं और इन्हें बहुत टाइम लग जाता है ना। और क्या होता है कि ये हर साल आते हैं, है ना। इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, इनका एक निश्चित समय होता है, विशेष इनका एक समय होता है। उस निश्चित समय में ये हर साल इस क्षेत्र में आते हैं, इस एरिया में आते हैं। और क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, क्योंकि मौसम में परिवर्तन के कारण, है ना, क्लाइमेट में चेंजेस के कारण वातावरण या उनकी जो जलवायु है ना, उनके आसपास का जो वातावरण है, उनकी जो जलवायु है, उसमें परिवर्तन के कारण ये कहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं, कहाँ, रिजर्वियर में, है ना। तो आगे देखते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, है ना। तो वो क्यों आते हैं उड़ के? वो आते हैं अंडे देने के लिए। और वो लेइंग एग्स मतलब अंडे देने, और वो अंडे देने यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि उनका जो वेदर है, ठीक है, उनका जो वहाँ का मौसम है ना, उनका जो नेचुरल जो हैबिटेट है, प्राकृतिक उनका आवास जो है वो कैसा हो जाता है, बिकम वेरी कोल्ड, है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना। और कैसा हो जाता है, इनहॉस्पिटेबल मतलब कि असह्य हो जाता है ना। तो ये दो रीज़न ऐसे हैं, है ना, कि उनका जो प्राकृतिक आवास है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और असह्य हो जाता है। तो इन कारणों से वो क्या करते हैं, कहाँ आते हैं, इसमें यहाँ आते हैं उड़ के। और वो क्यों आते हैं? अंडे देने के लिए आते हैं, है ना। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स एज पहेली लर्न्ड इन क्लास 7th। ठीक है, तो जो पक्षी हैं ये बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, बहुत लंबी दूरी तय करके ये दूसरी जगह आते हैं, ठीक है, अनदर लैंड, है ना, दूसरी जगह आते हैं, है ना। और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम से जानते हैं, प्रवासी पक्षी के नाम से जानते हैं। मतलब कि विश्व के मतलब दूसरे भाग से जो पक्षी लंबी दूरी तय करके और दूसरी जगह आते हैं, और वो क्यों आते हैं? अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो उनका वेदर होता है, मौसम होता है, वो कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा और असह्य हो जाता है। तो वो बहुत लंबी दूरी तय करके साल में एक बार वो जरूर अपने पर्टिकुलर एरिया में आते हैं अंडे देने के लिए, है ना। तो एज पहेली लर्न्ड इन क्लास 7th, तो पहेली ने ये पढ़ा था किसमें? क्लास 7th में। तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, है ना। पेपर की
रिसाइकलिंग के बारे में बताया गया है। प्रोफेसर अहमद ड्रॉ अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कोज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद ने क्या किया कि चिल्ड्रन को बताया जो डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, जो वनों की कटाई है उसके और दूसरे कारण को बताया। ठीक है, किसे बताया? बच्चों को, है ना। तो ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। तो उन्होंने बताया कि जो 17 फुल ग्रोन ट्रीज जो हैं, है ना, 17 जो पूरी तरह से जो विकसित जो पेड़ हैं, ठीक है, और मेक 1 टन, क्या कर रहे हैं वो पेपर के लिए, उन्हें मतलब कि 1 टन, है ना, 1 टन यूज में उन्हें लिया जाता है पेपर के लिए। ठीक है, देयरफॉर इसे दोबारा देख लेते हैं कि ही टेल्स, माधव जी बच्चों को बता रहे हैं कि पेपर के 1 टन के लिए, है ना, पेपर का 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 क्या कर रहे हैं, जो फुल ग्रोन ट्रीज जो हैं, है ना, पूरी तरह से जो बड़े पेड़ जो हैं, है ना, उनको यूज में लिया जा रहा है ना। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, है ना, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें पेपर को सेव करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। प्रोफेसर अहमद also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for यूज। तो जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने ये भी बताया कि पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, पेपर को दोबारा यूज में ले सकते हैं, और कितनी बार, 5 से 7 बार उसे दोबारा यूज में ले सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year। जैसे ऊपर इसमें बताया था कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 जो पूरी तरह से विकसित, जो पूरी तरह से डेवलप जो पेड़ हैं उन्हें काटा जाता है, उन्हें यूज में लिया जाता है, सिर्फ कितने, 1 टन पेपर बनाने के लिए। तो इसके लिए, इसको सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, और रिसाइकिल अगर हम करेंगे तो वो कितनी बार यूज में लिया जा सकता है, 5 से 7 बार उसे रिसाइकिल करके यूज में ले सकते हैं। और अगर इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट, है ना, और अगर प्रत्येक जो विद्यार्थी है ना, वो अगर सेव करेगा 1 sheet ऑफ पेपर, 1 शीट पेपर को, है ना, पेपर के 1 शीट को अगर वो सेव कर रहा है तो 1 दिन के अंदर, है ना, ऑफ पेपर इन अ डे, 1 दिन में अगर एक विद्यार्थी 1 पेपर की शीट को सेव कर रहा है तो वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन अ ईयर। तो हम बहुत सारे पेड़ों को 1 साल के अंदर सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट, है ना, हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं जो रीयूज यूज्ड पेपर हैं। ठीक है, तो जो यूज़ में लिया हुआ पेपर जो है उसे रीयूज़ करके दोबारा उसको काम में लेके दोबारा उसका उपयोग करके एंड रिसाइकिल इट, और उसे क्या करके, रिसाइकिल करके, है ना, हम बचा सकते हैं पेड़ों को, पेपर को, जो यूज़ में लिए हुए पेपर होते हैं उन्हें दोबारा यूज़ में लेके और दोबारा रिसाइकिल करके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट also save energy and water needed for manufacturing paper, है ना। तो क्या होता है कि we not only save trees, हम सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बचा रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों के साथ साथ में हम सेव एनर्जी एंड वाटर, है ना, हम एनर्जी को भी बचा रहे हैं, हम ऊर्जा को बचा रहे हैं और पानी को बचा रहे हैं। नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, जो किस में यूज़ हो रही है, पेपर को बनाने के लिए, है ना, पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एनर्जी और जो वाटर की नीड है ना, जो ज़रूरत है, हम उसे भी सेव कर रहे हैं, उसे भी बचा रहे हैं।
तो दोबारा देख लेते हैं इसे। मैन्युफैक्चरिंग पेपर, जो पेपर को बनाने के लिए, जो पेपर के उत्पादन के लिए जो आवश्यक होती है एनर्जी, है ना, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो पानी की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे भी हम सेव कर रहे हैं, उसे भी हम बचा रहे हैं। किसके साथ साथ? पेड़ों के साथ साथ उन्हें भी हम सेव कर रहे हैं। Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, जो हार्मफुल जो केमिकल होते हैं, ठीक है, जो हानिकारक जो रसायन होते हैं, यूज्ड इन पेपर मेकिंग के लिए जो यूज में लिए जाते हैं, विल ऑल्सो भी रिड्यूस्ड, उन्हें रिड्यूस किया जाता है, उन्हें निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें कि जो पेपर बनाने के लिए जो हानिकारक जो रसायन यूज में लिया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, ज़्यादातर उन्हें रिड्यूस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है रिफॉरेस्टेशन। तो देख लेते हैं इसे। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। तो प्रोफेसर अहमद ने सजेस्ट किया, सलाह दिया कि, क्या बताया उन्होंने, कि डिफॉरेस्टेशन ही क्या है, कि रिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन का आंसर क्या है, रिफॉरेस्टेशन है ना। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सलाह दी, सजेस्ट किया, और जो डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, जो वनों की कटाई है, उसका आंसर क्या है, ठीक है, उसका जवाब क्या है, रिफॉरेस्टेशन, है ना। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दोबारा पेड़ पौधे लगाना। तो डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई हो गई, और रिफॉरेस्टेशन पेड़ पौधे दोबारा लगाना, उनका पुनर्रोपण करना, है ना। तो ये किसने बताया, ये प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया, उन्हें सजेस्ट किया, और डिफॉरेस्टेशन का उन्हें आंसर दिया, जवाब दिया कि डिफॉरेस्टेशन का आंसर क्या है, रिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो रिफॉरेस्टेशन जो है, जो पेड़ पौधे दोबारा लगाने वाली जो प्रोसेस है, इज रीस्टॉकिंग। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, फिर से संचित किया जाता है। किसे संचित किया जाता है, दोबारा किसे संचित कर रहे हैं हम, जो डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट जो है, ठीक है, जो नष्ट हो चुके हैं जंगल, जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, है ना, उन्हें हम दोबारा क्या कर सकते हैं, दोबारा नए पेड़ लगा के, दोबारा नए पेड़ पौधे लगा के उन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा फिर से उन्हें संचित कर सकते हैं, है ना। रिफॉरेस्टेशन क्या है, दोबारा पेड़ पौधे लगाना क्या है, इस प्रोसेस को हम दोबारा देख लेते हैं कि रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, है ना। जितने भी जंगल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, है ना, जो ख़त्म हो चुके हैं, है ना, उन्हें जिन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उन्हें हम दोबारा नए पेड़ पौधे लगा के, दोबारा से प्लांटिंग करके, है ना, उन्हें फिर से संचित करके हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, दोबारा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट, है ना। तो जो प्लांटेड ट्रीज जो हैं, जो पेड़ लगाए गए हैं, शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना। वो कैसी होती है, सामान्यतः कैसी होती है, जनरली, है ना, सामान्य रूप से सेम स्पीसीज होती हैं, एक ही तरह की प्रजाति होती है, विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट, जो उस जंगल में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, उस जंगल में जो प्रजातियां जो पाई जाती हैं, तो वो कैसी होती हैं, जो प्लांटेड ट्रीज होते हैं ना, जो पेड़ लगाए हैं, वो ही होते हैं उसमें, है ना, उन्हीं की ही सेम स्पीसीज होती है, उनसे मिलती जुलती ही स्पीसीज किस में होती है, फॉरेस्ट में होती है, फॉरेस्ट में पाई जाती है। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, है ना। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज कट कर रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों को हम कट कर रहे हैं। तो
रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। तो क्या होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं, तो जो रिफॉरेस्टेशन है, जो दोबारा पेड़ पौधे जब लगा रहे हैं तो वो उस जगह को क्या कर लेंगे, प्राकृतिक रूप से कवर कर लेंगे, है ना, उसकी वो जगह ले लेंगे, है ना। जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं फॉरेस्ट में, जो कट कर दिए गए हैं पेड़ पौधे, तो उन्हें हम किससे सही कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन से, नए पेड़ पौधे लगा के और उन्हें फिर से संचित करके हम प्राकृतिक रूप से उस जगह की हम भरपाई कर सकते हैं, उस जगह को हम फिर से हरा भरा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इफ द डिफॉरेस्टेटेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीइस्टैब्लिशेज इटसेल्फ, है ना। तो क्या हुआ कि जो डिफॉरेस्टेटेड एरिया जो है, ठीक है, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वनों की कटाई की गई है, पेड़ पौधों की कटाई की गई है, ठीक है, इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, है ना, ठीक है, इट रीइस्टैब्लिशेज इटसेल्फ, है ना। तो जो डिफॉरेस्टेटेड एरिया जो है ना, वो क्या कर लेते हैं कि बाधा रहित, है ना, बिना किसी बाधा के, वो अनडिस्टर्ब का मतलब बाधा रहित, है ना, बिना किसी रोक टोक के वो क्या कर लेते हैं, खुद को पुनः स्थापित कर लेते हैं। रीइस्टैब्लिशेस का मतलब है पुनः स्थापित करना या खुद का पुनर्निर्माण वो कर लेते हैं, ठीक है, इटसेल्फ मतलब खुद का, है ना। तो समझ में आया कि डिफॉरेस्टेटेड एरिया क्या कर रहा है, बिना किसी रोक टोक के, बाधा रहित वो क्या कर रहा है, खुद का पुनर्निर्माण कर रहा है, खुद को पुनः स्थापित कर रहा है। कौन, जो डिफॉरेस्टेड एरिया है ना। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रूल ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। तो प्रकृति में रिफॉरेस्टेशन के लिए, है ना, देयर इज नो रूल ऑफ ह्यूमन बींग, जो मानव जो जाति है ना, उसके लिए प्रकृति में रिफॉरेस्टेशन के लिए कोई भी रोल नहीं है ना, नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग। मनुष्य जाति का क्या है कि प्रकृति में पेड़ पौधों को लगाने का, रिफॉरेस्टेशन करने का कोई रोल नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है ना। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रमेंडस डैमेज ऑफ आवर फॉरेस्ट, है ना। हम पहले से ही हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही ऑलरेडी, ठीक है, हम पहले से ही हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमारे जो जंगल हैं, उन्हें असाधारण तरीके से डैमेज कर रहे हैं, उन्हें असाधारण तरीके से क्षति पहुंचा रहे, नुकसान कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं, इफ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन, ठीक है। अगर हम, ठीक है, अगर हम चाहते हैं, है ना, अगर हम चाहते हैं बनाए रखना, है ना, आवर ग्रीन वेल्थ, जो हमारी हरियाली है ना, हमारे आने वाले जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारी फ्यूचर में, हमारे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन, हमारे भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए हम अगर इस ग्रीन वेल्थ को, है ना, जो हमारी जो हरी भरी जो संपदा है, इसे हम अगर बनाए रखना चाहते हैं, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, है ना, तो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। तो उसका एकमात्र उपाय है, उसका एकमात्र ओनली ऑप्शन क्या है, प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना ही उसका एकमात्र उपाय है, ओनली ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, है ना। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इंडिया में, है ना, क्या है, जो फॉरेस्ट, वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, है ना, एक एक्ट है ना, फॉरेस्ट के लिए, है ना, जो जंगल है उनके संरक्षण के लिए एक्ट बनाए गए हैं इंडिया में, है ना। तो ये बताया प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को।
दिस एक्ट इज एम्ड at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest, है ना। तो ये जो एक्ट बनाया गया, इस एक्ट का क्या एम है, इसका क्या उद्देश्य है? प्रिजर्वेशन, ठीक है, सुरक्षा करना, ठीक है, और संरक्षण करना, है ना। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन दोनों का मतलब ही क्या है? संरक्षण है। तो सुरक्षा करना और संरक्षण करना ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, जो प्राकृतिक जो जंगल है उनका, है ना। तो इस जो एक्ट बनाई गई इंडिया के द्वारा, है ना, तो उसका क्या उद्देश्य है? जो नेचुरल जो फॉरेस्ट है ना, जो प्राकृतिक जो जंगल हैं उनके संरक्षण और एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, और जो जंगलों में जो लोग रह रहे हैं और जो जंगल के पास में जो लोग रह रहे हैं, तो उनके जो बेसिक नीड हैं, ठीक है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, है ना, उनकी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड का मतलब जो उनकी आधारभूत आवश्यकताएं जो हैं, ठीक है, उनकी जो नीड्स हैं उनके लिए मीटिंग रखना, है ना, उनके लिए एक बैठक बनाना, ये सब चीज़ें इस एक्ट में बनाई गई, है ना। जो इंडिया ने जो एक्ट बनाया उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? जो नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं, जो प्राकृतिक जो जंगल है ना, उनको इस एक्ट का क्या उद्देश्य है? जो प्राकृतिक जंगल है उनका कंजर्वेशन करना, उनका संरक्षण करना, और जो लोग जंगल के अंदर रह रहे हैं और जो जंगल के पास में रह रहे हैं उनकी जो बेसिक नीड्स जो हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए बैठक या उनके लिए सभा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का जो एम है वो किसका है? जो एक्ट जो इंडिया ने बनाया है वो एम है इस, है ना, ये सारी चीज़ों का लक्ष्य बनाया गया। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हीडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। तो थोड़े टाइम बाद में आराम करने के थोड़ी देर बाद में माधव जी ने बच्चों से कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे, है ना। तो यहाँ सूरज के छिपने के बाद में, सनसेट के बाद में जंगल में रुकना क्या है? एडवाइजेबल नहीं है, है ना। यहाँ रुकने की सलाह नहीं दी जाती सूरज के छिपने के बाद में। तो ये माधव जी ने बच्चों से कहा कि हमें अब वापस चलना चाहिए, स्टे बैक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल में रुकना सही नहीं है सूरज के छिपने के बाद, है ना। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग दैम थ्रू द एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, है ना। तो वापस आने के बाद में उन्होंने ऑन गेटिंग बैक, वापस आने के बाद में प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने, ठीक है, प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को थैंक्स किया, धन्यवाद दिया, फॉर गाइडिंग दैम, है ना। मतलब कि उन्होंने जो निर्देशन दिया था बच्चों को, है ना, उसके लिए क्या किया? जो प्रोफेसर अहमद है और बच्चे हैं उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, है ना। किसके लिए? थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, है ना। जो ये एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, जो ये अनुभव था, है ना, बच्चों के लिए और प्रोफेसर के लिए, तो इन चीज़ों के लिए, है ना, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के लिए प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को थैंक्स किया कि माधव जी ने उन्हें गाइड किया था, है ना। तो माधव जी ने उन्हें गाइडेंस दी थी, निर्देश दिए थे, गाइड किया था, इसके लिए उन्होंने माधव जी को थैंक्स किया, है ना। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।